तो दादी की शादी आपने करा दी? देखिए ये तो सस्पेंस है, आपको देखनी पड़ेगी फिल्म कि दादी की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। कहानी का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि बच्चे जाएं, तरक्की करें, लेकिन पीछे मुड़ के देख लें कि माता पिता हैं। माता पिता ईश्वर होते हैं, आपने भगवान को देखे नहीं है, भगवान ने इसलिए माता पिता भेज दिए हैं, तो भगवान का ही रूप होते हैं, तो उसके ऊपर हमारी फिल्म है। बहुत इमोशनल सीन है और हम रोने लग गए थे, रोने का सीन है, तो अभी समटाइम यू डू गेट कैरिड अवे एज एन एक्टर ऑल्सो, उस इमोशन में चले जाते हैं आप। तो उस सीन के बाद मैंने मतलब नोटिस किया कि कम से कम 15-20 लोग कोने कोने में जाके अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे हैं। जब भी कपिल शर्मा का नाम आता है ना, तो सबके दिमाग में ही होता है कि कुछ तो धमाकेदार कॉमेडी होगी। लोगों ने ज़्यादातर कपिल को एज अ कॉमेडियन देखा है, पर आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिएगा। कपिल शर्मा आपको इसमें किरदार लगेंगे, बेहतरीन काम किया कपिल शर्मा ने। हम तो मतलब जब स्कूल में थे और बड़े हो रहे थे तो नीतू सिंह हैं भाई हमारे लिए, नीतू कपूर नहीं है, तो हम तो उनके गाने देखते थे, फ़ैन थे। तो हम VCR पे कैसेट तो उन्हीं की फिल्में ला के देखते थे, जो पहले 70s में उनकी फिल्में थी, और हम लोग 80s में बड़े हो रहे थे और VCR और वो सब कैसेट्स आए। ऋषि कपूर साहब ने वो दौर निकाला है जब राजेश खन्ना का टाइम में वो आ गए थे। राजेश खन्ना की सुनामी अभी ख़त्म हो रही थी, तो अमिताभ बच्चन साहब की सुनामी शुरू हो रही थी। शादियां तो बहुत होती हैं और सब एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शादी की बात करेंगे जिस पे पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, और वो है दादी की शादी। और वो कराने वाले कौन हैं? दीपक जी यानी कि जीवन जी, जो दादी की शादी में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो दीपक दत्ता हैं। और आज हम इनके घर आ चुके हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दादी की शादी। थैंक यू सो वेरी मच। तो दादी की शादी आपने करा दी? देखिए ये तो सस्पेंस है, आपको देखनी पड़ेगी फिल्म कि दादी की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है या न्यूज़ आ रही है कि हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो ये फिल्म देखने के बाद ही आपको भी और आप लोगों को भी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आपके अभी भी नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी हुई है, बाकायदा लगी हुई है, जाइए और देखिए, ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जिसने देख लिया उसको तो सस्पेंस पता चल चुका है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ अभी तक ट्रेलर देखा है, ऑफ कोर्स आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। दीपक जी, आपसे सबसे पहले बताइए कि ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसमें हम जो चेहरे देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इंक्लूडिंग आप हैं, नीतू जी हैं, रिद्धिमा का डेब्यू, कपिल शर्मा एंड मेनी मोर। सबसे पहले तो इस ओवरऑल फिल्म के बारे में बताइए, आपको कैसी लगी एंड हाउ डिड यू गेट अ चांस टू प्ले द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दैट? देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे कैसे मिला। मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी, वहाँ से कॉल आया, और वो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उस एजेंसी के लिए कि उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। मैंने सिंपल ऑडिशन दिया एज एन एक्टर, जैसे एक्टर्स को आता है, और मेरा ऑडिशन जो है डायरेक्टर साहब ने देखा, आशीष आर मोहन बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उन्होंने देखा, और देखते ही उनको अच्छा लगा मेरा काम, और उनको लगा कि ये जो है वो जीवन आहूजा नीतू जी के बड़े बेटे का किरदार है, करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे ये फिल्म इस तरह से मिल गई। और जहाँ तक रहा तजुर्बा कैसा रहा फिल्म करने का और फिल्म के बारे में, तो फिल्म की कहानी ना बहुत रियल है, और मुझे लगता है आज के दौर में जहाँ पे बहुत जॉइंट फैमिलीज रही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ की होने की वजह है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जिस शहर में पढ़ लिख रहे हैं वो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी। हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने शहरों से दूसरे शहर में आके काम कर रहे हैं, करना ही पड़ता है और करना चाहिए भी, और माता पिता इस बात से खुश होते हैं, बच्चे जाएँ, तरक्की करें। कहानी का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि बच्चे जाएँ, तरक्की करें, लेकिन पीछे मुड़ के देख लें कि माता पिता हैं अभी, यू नो, उस सक्सेस में एक बहुत अहम हिस्सा या किरदार उन्होंने भी निभाया है, तो वो ना भूल जाए। तो फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। तो उस तरह के जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, हम किस तरह माता पिता को, और क्या होता है कभी कभी हम बहुत आगे निकल जाते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमको पूरा यकीन होता है कि माता पिता तो हमेशा रहेंगे यार, फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, लेकिन ज़्यादातर ये होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो माता पिता रहते नहीं हैं, तो वो गिल्ट जो है वो जीवन भर रह जाता है। तो फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आपकी बातों से ना मुझे सीधा एक गाना याद आ जाता है, चिट्ठी आई है, आपको भी मतलब? हाँ, कुछ एक उसी तरह का आप समझ सकते हैं। जावेद साहब ने शायद लिखा था, वो पंकज उदास साहब की गज़ल है, नाम फिल्म का गाना है, बहुत बेहतरीन गाना, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद वतन से चिट्ठी आई है। कुछ उसी तरह का है कि लौट के आना चाहिए, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए। माता पिता ईश्वर होते हैं, आपने भगवान तो देखे नहीं हैं, भगवान ने इसलिए माता पिता भेज दिए हैं,
तो भगवान का ही रूप होते हैं, तो उसके ऊपर हमारी फिल्म है दादी की शादी। टाइटल कई बार मिसलीडिंग भी होता है, लेकिन वही मज़ा है सिनेमा का। थोड़े थोड़े क्लू मिल रहे हैं है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने देख भी चुके हैं। आज तीसरा हफ्ता चल रहा है फिल्म, और अभी भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तीसरे हफ्ते में भी शोज फुल जा रहे हैं, मतलब 50%, 70%, 80% की ऑक्यूपेंसी रह रही है, तो आई थिंक लोगों को अच्छी लग रही है। तो जब वो गाना आया था ना, तो उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा था कि लोग एक्चुअली जो अब्रॉड रहते थे अरे वो आना बिल्कुल कम बैक हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताएं, ये एक पर्टिकुलर दृश्य है फिल्म के अंदर, जब वो मैं कर रहा था वो एज एन एक्टर नीतू जी के साथ। नीतू जी मेरी माँ बनी हैं उसमें, तो बहुत इमोशनल सीन है और हम रोने लग गए थे। रोने का सीन है तो अब समटाइम यू डू गेट कैरिड अवे एज एन एक्टर ऑल्सो, उस इमोशन में चले जाते हैं आप। तो उस सीन के बाद मैंने मतलब नोटिस किया कि सेट पे कम से कम 15-20 लोग, हम लोग शिमला में शूट कर रहे थे, शिमला के ऊपर जगह है मशोबरा, कम से कम 15-20 लोग कोने कोने में जाके अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे थे, जस्ट टू टॉक टू देम। क्या हाल चाल है मम्मी? बाबा ठीक हो, मैं शूटिंग अच्छी चल रही है। तो ये इम्पैक्ट फिल्म छोड़ती है। मुझे थोड़ा सा उस सीक्वेंस के बारे में जानना है, क्या था एग्जैक्टली? वो फिल्म पूरा नहीं बता सकता क्योंकि अभी लगी हुई है फिल्म। वो क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स है और बस क्लाइमेक्स ही है फिल्म का, जहाँ पे बच्चों को ये रियलाइजेशन होती है कि माँ जो है, माँ को खोने का एहसास ही जो है वो जानलेवा होता है। और फिल्म के अंदर वो इस तरह का सीन है या इस तरह की सिचुएशन है जहाँ बच्चों को ये लगता है कि शायद अब हमने और फॉर ग्रांटेड माँ को लिया ना, तो माँ को खो देंगे। और बच्चों को उस रिग्रेट के अंदर वो बच्चे माफ़ी मांगते हैं माँ से। तो उस तरह का दृश्य था एंड बहुत अच्छा सीन था। तो हम ऑन कैमरा वाली बात नहीं करेंगे, बट आई वुड लाइक टू नो बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, बिकॉज रिद्धिमा वहाँ पे थी और माँ बेटी, रियल माँ बेटी। प्लस आप जो रियल बेटे का किरदार निभा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप किरदार तो निभाते हैं बट कनेक्शन तो जुड़ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप पूरे टाइम कैमरे पे माँ मॉम जो भी आप जिस नाम से भी एड्रेस करें करते हैं। हाउ वाज दैट बिहाइंड द सीन? क्या था जब वो सीन शूट हो रहा था? क्या सच में लोग रोए? नीतू जी, रिद्धिमा, आपकी क्या हालत थी? एवरीबडी वाज इन टीयर्स, फॉर दैट मैटर रिद्धिमा इज अ सरप्राइज पैकेज इन द फिल्म। अच्छा। आपको देखना पड़ेगा फिल्म, रिद्धिमा के लिए तो ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। डेब्यू है उनका, पहली बार कर रही हैं, आप कह नहीं सकते कि पहली बार है, मे बी डीएनए है उनका, तो यू नो 4th जनरेशन एक्टिंग कर रही है, तो दैट कम्स नेचुरल टू हर। शी इज़ टू वेरी गुड, स्टनिंग लुकिंग, बट बड़ा ब्रिलियंट एक्टर शी इज। तो सभी उस सीन के वक्त, उस सीन के अंदर स्पेशली मैं, मेरे जो छोटे भाई बने हैं उसमें चितेंद्र हुडा बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो रिद्धिमा मेरी छोटी बहन बनी है उसमें, हम तीनों और नीतू जी 4 लोग थे इस सीन के अंदर। बहुत बहुत इमोशनल सीन है वो, आप देखेंगे तो बस एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सबको वो छू गया था सीन। ओके। जब भी कपिल शर्मा का नाम आता है ना, तो सबके दिमाग में ही होता है कि कुछ तो धमाकेदार कॉमेडी होगी, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा उल्टा है। नहीं, कॉमेडी है, भरपूर कॉमेडी है। हाँ। मतलब लेकिन अलग अंदाज की कॉमेडी है, रियलिस्टिक कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, जिसे कहते हैं कि इम्पोज की हुई कॉमेडी नहीं है, चुटकुलों वाली कॉमेडी नहीं है, मतलब इम्पोज नहीं की हुई। कहानी में किरदार सब संजीदा हैं, सीरियस हैं, लेकिन देखने वालों को हंसी आ रही है। अच्छा। वो क्वालिटी राइटिंग की भी है, स्क्रीन प्ले की भी है, डायरेक्शन की भी है, तो उसी तरह की कॉमेडी। और कपिल शर्मा मुझे लगता है इस फिल्म के अंदर एक नए अवतार में है, अलग तरह की कॉमेडी की है, उन्हें कॉमेडी की है, खूब हंसाया है, रुलाया है। और अभी तक जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ जगह पे कि लोगों ने ज़्यादातर कपिल को एज अ कॉमेडियन देखा है ना, कि वो आएंगे और अच्छे अच्छे जोक सुनाएंगे और हंसाएंगे। पर आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, कपिल शर्मा आपको इसमें किरदार लगेंगे, बेहतरीन काम किया है कपिल शर्मा ने। आपके कैरेक्टर्स के कितने शेड्स दिखेंगे हमें? बहुत शेड्स हैं। एक पुत्र जिसकी उम्र लगभग 45-50 की है, उसे पता चलता है उसकी माता जो हैं, जो 70 वर्ष की हैं, वो शादी कर रही हैं, है ना। तो वो मेरा जो किरदार है वो बेटा भी है, पति भी है, पिता भी है, चाचा भी है, मामा भी है और ससुर भी है। तो इतने सारे शेड्स हैं फिल्म के अंदर। बहुत मज़ेदार है, बहुत जगह पे आपको तरस भी आएगा, गुस्सा भी आएगा बहुत। अच्छा। है ना, हाँ, बहुत गुस्सा आएगा मेरे किरदार के ऊपर कि चांटा मार दिया जाए इसको, लेकिन प्यार भी आएगा, मोहब्बत भी होगी, और आपको लगेगा यार फंसा हुआ है साला। हम सब में कहीं ना कहीं जीवन आहूजा है, जो मेरे किरदार का नाम है।
हम सब में वो कहीं ना कहीं जीवित है, वो जीवन आहूजा। तो बहुत रिलेट कर पाएंगे, वेरी रिलेटेबल करेक्टर। तो ये जो आजकल ना कास्टिंग को लेकर बड़ा चर्चा होता है, स्पेशली जब धुरंधर की बात आई और आपने मुकेश छाबड़ा का नाम लिया तो वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो एकदम इन डेप्थ कास्टिंग, डिटेल्ड कास्टिंग जो होती है, कमाल कास्टिंग है। आप देखिए इस फिल्म के अंदर एक एक किरदार धुरंधर में रियल लगता है, एक्टर लगता नहीं है। कहाँ से वो कास्टिंग का मुझे लगता है बड़ा 50% ऑफ द जॉब इज़ डन। अगर सही कलाकार सही किरदार में सही जगह बैठा हुआ है तो 50% काम जो है मुझे लगता है हो जाता है कहानी सुनाने का। तो वो 50% काम जो है वो कास्टिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे पहले कास्टिंग को इतनी तवज्जो दी नहीं जाती थी, कास्टिंग स्पेशलिस्ट नहीं होते थे। अब आप देखिए कास्टिंग स्पेशलिस्ट है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, दे नो देयर जॉब, उनको पता है कि क्या किया जा रहा है और क्रेडिट भी मिलना शुरू हुआ। ये शुक्र है भगवान का बहुत बहुत कि उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, ताकि यू नो इट्स अ स्पेशलाइज्ड जॉब। वैसे हल्के में हम ले लेते यार, उसको ले ले, उसको ग्रुप में कर लेते, नहीं। आप देखिए कितनी परफेक्ट कास्टिंग है। गौरव गेरा या बेदी साहब से आपको ये रोल करवाना, जो कि बेदी साहब हमेशा कॉमेडी के लिए ही मशहूर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं, इतने सीनियर एक्टर हैं जी। और वो हास्य कलाकार के तौर पे ज़्यादातर उनकी पहचान रही है। पर उन्होंने क्या काम, तो ये किसी कास्टिंग डायरेक्टर के जहन में, मुकेश छाबड़ा के जहन में आना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सच बोलूँगी, मैं फर्स्ट टाइम मैं गौरव गेरा को नहीं पहचान पाई। देखिए आप कितना बेहतरीन काम गौरव में, मुझे लगता है कि ये साइड ऑफ गौरव गेरा के बारे में सोचना भी ये कास्टिंग डायरेक्टर को, मुझे लगता है जिसने कास्ट किया है वो बहुत बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अच्छा, जो कॉमेडी करता है उसका सीरियस रोल थोड़ा लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। डू यू सी कि कपिल शर्मा के इस फेज में लोग, मतलब एक्टिंग, कपिल शर्मा एज एन एक्टर, पीपल डोंट प्रेफर, दे प्रेफर मोर कपिल शर्मा एज अ कॉमेडियन? हाँ, पर देखिए ये होता है, ये हमारे यहाँ खासकर ये दिक्कत है कि हम ना एक ढर्रे पे एक टाइप कास्ट जिसे कहते हैं कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसे बहुत क्लीशेज हमारे यहाँ चलते थे, अच्छी शक्ल वाला आदमी हीरो, बुरी शक्ल वाला आदमी विलन, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा अगर चेहरा हो जाएगा तो वो कॉमेडियन हो जाएगा, है ना। हम बहुत जल्दी क्लीशे करते थे कि कॉमेडी वाला आदमी सिर्फ कॉमेडी करेगा, है ना, सीरियस वाला आदमी सिर्फ सीरियस ही करेगा, मजाक जो अपना विलन है जो नेगेटिव, भाई शक्ल से गुंडा लगता है भाई, है ना, तो वो विलन करेगा। पर ये टूट रहा है। ये आज की जनरेशन आ रही है, जो इवन राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे एक्टर्स हैं। एक्टर तो एक्टर होता है ना, कोई एक्टर तो भाई मैं एक एक्टर हूँ, मुझे कोई किरदार करना है, उस किरदार के अंदर हंसी हो या रोना हो या गुस्सा हो या नेगेटिव शेड्स हो, मैं तो करूँगा। लेकिन मुझे बांध दिया जाएगा अगर मैंने एक किया और मैंने वो एक चीज़ को 4 बार कर दिया अलग अलग जगह, तो लोगों को लगता है भाई अब ये कॉमेडी करेगा, और फिर लकीर के फ़कीर हो जाते हैं हम लोग कि यार उसको उसी तरह के रोल भी ऑफर होते हैं। पर ये होना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है ये बदल भी रहा है। आप इस फिल्म के अंदर भी देखेंगे बहुत बहुत आपको लगेगा अलग शेड में, कपिल भी बहुत अलग शेड में दिखेंगे। खूब हंसाया उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ हंसाया खूब है, सबने खूब हंसाया, लेकिन सिचुएशन ने हंसाया है। कलाकार हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई जोक नहीं मार रहा, लेकिन आप हंस रहे हैं। स्टोरी उस तरह से क्रिएट कहानी उस तरह सिचुएशनल कॉमेडी है। जी 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 जी। किरदार सीरियस हैं, एक्टर सब सीरियस हैं। मुझे आपको खींचा हुआ एक आदमी गुस्से में या परेशानी में किरदार दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन आप हंस रहे हैं, तो वो ब्यूटी मुझे लगता है राइटिंग की भी ब्यूटी। कुछ बिहाइंड द सीन थोड़ा और बताइए। नीतू सिंह के साथ रिद्धिमा का फर्स्ट डेब्यू है, तो वुड लाइक टू नो मोर। और क्या रणबीर ने कभी विजिट किया सेट को? नहीं, सेट पे तो नहीं कर पाए हम लोग। शूट कर रहे थे शिमला से ऊपर एक जगह है मशोबरा, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में, तो हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे। और वो बहुत ही बढ़िया माहौल था, क्योंकि 10-12 ही एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, और पहाड़ों में क्या है, ऐसी जगहों पे शूट कर रहे थे जहाँ पे वैनिटी वैन्स आ नहीं सकती। जहाँ जहाँ शूट कर रहे थे वहीं कुर्सियाँ बिठा के बैठते थे, बाद में जिसका काम है करके आ गए, फिर बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, धूप सेकने की कोशिश कर रहे थे, धूप कम निकल रही। जब हम पहुँचे तो एकदम वेदर ख़राब हो गया था, हेल स्टॉर्म, बारिश, ठंड बहुत थी, बट माहौल बड़ा अच्छा था। गाना गाते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, एक दूसरे को टाइम पास, खाते पीते काम हो गया। पूरा माहौल जो है इतना बढ़िया था वहाँ शूटिंग पे, और उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं सब सीनियर कलाकारों को, स्पेशली नीतू जी को देना था। नीतू जी बहुत सीनियर कलाकार हैं। हम तो मतलब जब स्कूल में थे और बड़े हो रहे थे तो नीतू सिंह हैं वही हमारे लिए, नीतू कपूर नहीं है, तो हम तो उनके गाने देखते थे, फ़ैन थे, बड़े मुरीद रहे हैं हम उनके। और इवन जब वीडियो कैसेट्स के ज़माने आए
है ना। वो जब हम VCR पे कैसेट, तो उन्हीं की फिल्में ला के देखते थे जो पहले 70s में उनकी फिल्में थी, और हम लोग 80s में बड़े हो रहे थे, और VCR और वो सब कैसेट्स आए। तो वो रात को जो हम सैटरडे नाइट को VCR किराए पे लेके आते थे, 4-4 फिल्में पूरी रात को देखते थे। तो उसमें इनकी फिल्में बहुत हम देखते थे ज़्यादा। हाँ। तो हमारे लिए तो वो नीतू सिंह थी। तो और हम सब भी ऑ में थे जब फिल्म शुरू हुई थी नीतू जी के साथ। और नीतू जी ने पर इतना सहज कर दिया सब कुछ, माहौल जो है ना। तो 2-3 दिन के अंदर ही हम बिल्कुल, वो नीतू सिंह जी वॉज लाइक माई मदर एज शी इज़ इन द फिल्म एंड आई वॉज हर सन। तो वो हमारी केमिस्ट्री वर्क कर रही है। और सेम चीज़ विद रिद्धिमा। रिद्धिमा पहली बार काम कर रही थी, उसके लिए पूरा माहौल और आउटडोर, आप पूछिए, आउटडोर हमारा ऑलमोस्ट 50 दिन का आउटडोर था। तो वो भी उसके लिए भी बड़ा मुश्किल था इनिशियली, तो क्योंकि उसको लगा पहली बार इस तरह के फिल्मी माहौल के अंदर आउटडोर शूटिंग में, माहौल तो घर में भी जाहिर सी बात है, वहीं पे शी बीन ब्रॉट अप इन अ फिल्मी एटमॉस्फेयर। तो लेकिन उन्होंने भी इतना सहज रखा। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छी, जितनी खूबसूरत हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत इंसान भी हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो सेम विद कपिल शर्मा ऑल्सो। कपिल भी क्योंकि इतने बड़े हैं, तो जब भी आदमी बड़ा, मुझे लगता है वो होता है जब वो अपने बड़े होने का दूसरों को एहसास ना कराए, सबको सरल कर दे, सहज कर दे। वो मुझे लगता है कि ये बहुत इन पे क्रेडिट जो है गोज़ टू कपिल, रिद्धिमा, इवन शरत कुमार सर। तमिल फिल्मों के इज़ अ बिग स्टार, बिग नेम देयर। ही वॉज देयर इन द फिल्म, सच अ वंडरफुल गाय, मतलब द एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन, यू नो, प्रोफेशनलिज्म, बहुत सीखा उनसे। तो इन लोगों ने बहुत सहज और सरल कर दिया था। और सारे कलाकार जो हैं, तेजस्विनी कोल्हापुरी हैं, वो टाइम बाद फिल्मों में दिखेंगी, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं वो भी। तो हम वी आर प्लेइंग हस्बैंड वाइफ इन द फिल्म। अदिति मित्तल उसमें किरदार कर रही हैं। अदिति मित्तल इज़ अ वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन, यू नो, शी इज़ ब्रिलियंट इन दिस। उसका भी डेब्यू है, अदिति का भी डेब्यू है फिल्म में। मेरे जो छोटे ब्रदर का रोल कर रहे हैं जितेंद्र हुडा, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, ही हैज डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स। वो हैं डायरेक्टर हमारे, कैप्टन ऑफ द शिप, जो इस शिप को चला रहे थे, आशीष आर मोहन। ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट, ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट। क्या खूबसूरती से फिल्म बनाई है उस और इतना 50 दिन तक शूटिंग के अंदर, 55 दिन की शूटिंग में माहौल को ठीक रखना, वो श्रेय मुझे लगता है कि डायरेक्टर को जाता होता है मेनली। उन्होंने इतना अच्छे तरीके से पूरी फिल्म को कंप्लीट किया। एवरीबडी फेल्ट इम्पॉर्टेंट। ये मुझे लगता है डायरेक्टर की बड़ी खासियत होती है, अच्छे डायरेक्टर की, कि किसी को भी, है ना, फील ऐसा नहीं होने दिया कि जैसे मेरी ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी वॉज ट्रीटेड इक्वली एंड एवरीबडी फेल्ट इम्पॉर्टेंट। और वो दिखता है फाइनली, काम में भी दिखता है। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आशीष आर मोहन को भी सलूट है। तो आज आपने जो मुझे VCR वाली स्टोरी सुनाई, ऑफ कोर्स मुझे भी याद है कि पहले वो VCR लगता था और लोग एक साथ इकट्ठा होकर और फिल्में देखते थे। क्या ज़माने थे वो भाई। वो अमूमन शनिवार को रात को लाया जाता, क्योंकि संडे छुट्टी होती थी। हाँ। तो सैटरडे नाइट को लगता था। और मुझे अब तक याद है वो रात में शायद 8-9 बजे आता था ऐसे, और सुबह 9 बजे 12 घंटे के लिए किराए पे मिलता होता था। हाँ। तो उसमें हम 4 फिल्में निपटाते थे, 5वीं फिल्म फॉरवर्ड करके देख लेते थे, गाने फॉरवर्ड करके, यार अभी आने में टाइम है, 8 बजे 1 घंटे में निपटा दे पूरी फिल्म, आधे पौने घंटे में पूरी फिल्म 5वीं भी देख लेते थे। और वो कमाल दिन थे, वो कमाल गया। आज के बच्चों को अगर ये बताया जाए कि ऐसा एक दौर था तो विश्वास नहीं होता। उनको समझेगा नहीं कि होता क्या था। वही तो, आजकल शूटिंग भी तो चेंज हो गई ना। हम शूटिंग जब पहले करते थे, आप देखिए शूटिंग के अंदर अगर टेलीविज़न भी करते थे तो वो टेप डलता था, बीटा टेप होता था। हमने जहाँ से शुरू किया तो हाई बैंड ख़त्म हुआ था और बीटा आया था, ठीक है। और फिल्म जब बनती थी तो रोल होता था, और कैमरा में आवाज़ आती थी, मिचुअल कैमरा होता तो घर एक्शन तो वो चल रहा होता, तो आपको डर लगता था एज एन एक्टर उस आवाज़ से भी। अब तो सब डिजिटल है, तो अब तो आराम से आप करिए। तो पहले तो आपको एक रीटेक जो है, आपको लगता था कि भाई फिल्म के अंदर कि प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया, अभी रोल गया, वो खत्म, रील खराब हो जाएगी। एक 2 रीटेक 3 रीटेक के बाद एक्टर की भी हालत खराब हो रही थी, यार मेरी वजह से प्रोड्यूसर वहाँ खड़ा हुआ देख रहा होता था, अबे यार किसको ले लिया भाई ये। जैसे पहले 32 फ्लिप का वो कैमरेज आते थे ना, जो उसमें रील डाले जाते थे, सेम हो गया ना, स्टिल कैमरा भी जो होता था। अब तो डिजिटल है, तो पहले तो गया आ गया 24 का होता था या 36 का होता था, ऐसा कुछ होता था। तो वो खराब हो गया तो गई फोटो। तो वैसे ही फिल्म में हो जाता, रोल खराब हो जाता था। बट
बड़ा अच्छा कहते हैं कि चेंजेस जो हैं फॉर गुड ही हो रहे हैं। आपने जिस तरह से मुझे बताया कि हम नीतू जी की फिल्में बहुत ज़्यादा देखते थे, जब आप बैठ के डिस्कस करते थे, गाने वाने गाते थे, तो ये चीज़ें भी कभी डिस्कस हुई? अरे और ऋषि जी की बातें होती थी यानी? हाँ हाँ बिल्कुल, ऋषि जी तो हम सब उनके फ़ैन रहे हैं, तो उनका तो मतलब मुझे अभी भी मेरा मानना है कि उनको एज एन एक्टर वो ड्यू नहीं मिला। और कमाल की देखिए अब ऋषि कपूर साहब ने वो दौर निकाला है जब राजेश खन्ना का टाइम में वो आ गए थे ऋषि जी भी। राजेश खन्ना की सुनामी अभी ख़त्म हो रही थी तो अमिताभ बच्चन साहब की सुनामी शुरू हो रही थी, और धर्मेंद्र वगैरह पहले से थे। उसमें ऋषि कपूर साहब जो हैं वो इतनी लंबी इनिंग खेल के गए और बेहतरीन काम करके गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी एक्टर से आप पूछेंगे कि उस टाइम पे उस दौर के अंदर के ऐसा कहा जाता था फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 10 इज मिस्टर बच्चन। उसके बाद 11वें किसी का नंबर आता है, फिर धर्म जी थे, जीतू जी थे, या ऑल अदर एक्टर्स वर स्टिल वर्किंग एंड डूइंग वेल। उसके अंदर ऋषि जी जो हैं वो इतनी लंबी इनिंग खेल के गए हैं, तो वो सिर्फ अपने अदाकारी की वजह से बहुत बहुत बड़ी बात है। हम तो बड़े फ़ैन रहे हैं ऋषि कपूर, ऋषि जी और नीतू जी की जोड़ी के तो सब लोग फ़ैन रहे हैं। उनके डांस नंबर्स और बहुत बेहतरीन। और सेकेंड इनिंग भी जब वो बाप बन के उन्होंने अभी काम करना शुरू किया, आप अग्निपथ में देखिए सेकंड क्या काम किया। तो ब्रिलियंट एक्टर अनडाउटेड। कपूर एंड सन्स में देखिए जो दादा का रोल किया है, ब्रिलियंट एक्टर, बहुत नेचुरल एक्टर। आपकी क्या लर्निंग रही इस फिल्म से? आपने कभी कुछ ऐसा अपने लाइफ में, आई मीन जानबूझ के, ऑफ कोर्स कोई अपने पेरेंट्स को नहीं दुख देता है, अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपको रिकॉल हुआ और यू फेल्ट लाइक अरे यार ये नहीं करना चाहिए था? मैनी अ टाइम मैंने कहा ना, मेरे किरदार का नाम है जीवन आहूजा। हम सब में वो जीवन आहूजा है, जीवित है। कहीं ना कहीं वो गिल्ट, जाने अनजान, जानबूझ के तो माता पिता के साथ आप वो नहीं कुछ गलत करते, लेकिन मैंने कहा ना जैसे फ़ोन ही आया तो आप फ़ोन पे कह देते हैं हम मम्मी करता हूँ 5 मिनट में फ़ोन, और आप भूल गए। वो वहाँ वेट करती रही। आपको ये नहीं पता चलता कि वो 5 मिनट उनके जीवन के 5 साल हो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम सब ने ये किया है, हम सब में वो गिल्ट है, मेरे में भी है बहुत बड़ा गिल्ट। आई लॉस्ट माई मदर फ्यू ईयर्स बैक, शी वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड आई वॉज इन मुंबई। तो हम सब ने वो किया, हम सब में वो जीवन जो है, वो जीवन आहूजा कहीं ना कहीं सबके अंदर है। जो बोलता है हम में नहीं है, मैं बिल्कुल सही पुत्र रहा हूँ या पुत्री रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो झूठ बोल रहा है। हम सब में है, उसको हम माने या ना। अपने आप से झूठ बोलना तो बेवकूफ़ी है, कोई भी बोल नहीं सकता अपने आप से झूठ। हम सब में वो जीवन, वो किरदार जो है, जो मैंने निभाया, वो हम सब में है। कहीं ना कहीं मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी में बहुत ज़्यादा है, वो किसी में बहुत कम है, लेकिन नहीं है। जो भी बोलता नहीं है वो झूठ बोलता है, माफ़ कीजिएगा। तो है, हम सब ने वो किया। चलिए, ये तो बात रही दादी की शादी की। अब थोड़ा हम और पीछे चलते हैं। MS धोनी आपने बहुत अच्छी फिल्म करी, सुशांत सिंह। जी। आज भी हम लोग इतना मिस करते हैं सुशांत को कि पूछिए मत, और लोगों को यकीन नहीं होता। आज भी उनके केसेस लड़े जा रहे हैं, न्याय की डिमांड की जा रही है, बहुत कुछ चल रहा है। आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस, और उस फिल्म से क्या मोड़ मिला था? हालांकि मैंने उस फिल्म में यूं लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने, हालांकि मेरे सीन शायद 5-6-7 सीन है कुछ। आई प्लेड दिलीप वेंगसरकर। दिलीप वेंगसरकर, लेजेंडरी दिलीप वेंगसरकर, हमारे देश के बड़े कमाल खिलाड़ी थे, क्रिकेटर, कर्नल के नाम से मशहूर थे वो। और हम तो बड़े फ़ैन थे, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन, हम सभी हैं हिंदुस्तान में, मैं काफ़ी खेला भी हूँ लाइफ में। तो हम तो दिलीप वेंगसरकर साहब के फ़ैन भी रहे हैं। तो मुझे मौका मिल गया दिलीप वेंगसरकर का रोल करने का, जब मुझे ये फिल्म मिली थी, नीरज पांडे साहब ने बनाई थी। तो दिलीप वेंगसरकर साहब का रिटायरमेंट के बाद का था, जब वो ही वाज द चीफ ऑफ सेलेक्टर्स एट दैट टाइम। तो आई प्लेड दैट व्हेन MS धोनी वाज कमिंग अप और बन रहे थे। और यूं देखेंगे तो मेरा और हमने, सुशांत और मेरा, हमने साथ में सीन नहीं था, फ़ोन कॉल्स थी ज़्यादा आपस में, साथ में बहुत सीन नहीं था। एक सीन था शायद, वो शायद कट गया था। बट ही वॉज अ वंडरफुल बॉय, वो वंडरफुल एक्टर। बहुत दुखद जो भी हुआ, उनका जाना जो है बहुत दुखद है वो। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि वो अपनी अगली जर्नी में जहाँ पर भी हों, खुश हों, सुखी रहें। बट बहुत वेरी सैड डिमाइज, अनफॉर्चुनेट। वो फिल्म आपके लिए कितना एक टर्निंग पॉइंट, जितना भी, क्या होता है कि कैरेक्टर
5 मिनट का हो या 7 मिनट का कोई भी हो, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल होता है ना, और आपने जिसका कैरेक्टर निभाया जी उसको जी कौन नहीं जानता है। सो हाउ वाज दैट कैरेक्टर स्पेशली फॉर योर करियर ग्राफ? करियर ग्राफ में तो शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया था मैं। उसके बाद जिस तरह के मुझे रोल चाहिए थे उस तरह के मिले नहीं, तो मैंने बीच में फिल्में नहीं की। देन आई वेंट बैक टू टेलीविज़न। मैंने टेलीविज़न से, क्योंकि मैं बहुत लंबा जुड़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25 साल, 25 से भी ज़्यादा सालों से टीवी करते आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट वैसा नहीं पड़ा था मेरे करियर के लिए कुछ बहुत हुआ हो। लेकिन हाँ, उसका ये इम्पैक्ट तो ज़रूर है कि क्योंकि फिल्म सुपर हिट थी। आज भी कहीं जाते हैं तो मिलते हैं, तो वो MS धोनी के फैंस तो मिल जाते हैं, वो आज भी मिलते हैं। अगर आप MS धोनी में थे ना, यू प्लेड दिलीप वेंगसरकर, तो वो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जब आप किसी भी हिट फिल्म का हिस्सा होते हैं। अब पर करियर वाइज बहुत उस तरह के रोल जो मैं चाह रहा था या ढूंढ रहा था उस तरह के नहीं हुए थे, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे करियर ग्राफ पर नहीं पड़ा। आपने एक और फिल्म की है जो अब तक रिलीज नहीं हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भगत सिंह आपने प्ले किया था, प्लीज थोड़ा बताएंगे? वो ये भी पुरानी बात है। 2002 में बहुत सारी भगत सिंह फिल्म्स जो हैं एक साथ बन रही थी जी। अजय देवगन एक कर रहे थे, राजकुमार संतोषी साहब ने बनाई थी वो, बॉबी देओल एक भगत सिंह बने थे, सोनू सूद एक भगत सिंह बने थे, और एक भगत सिंह और बन रही थी, रामानंद सागर साहब बना रहे थे, जो जिसमें मैं भगत सिंह का किरदार कर रहा था। बहुत सारी फिल्में थी और वो एक ही वक्त पे आ गई थी, एक ही ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के गैप में, 2 फ्राइडेज़ के अंदर रिलीज़ हो गई थी सब फिल्म। तो हमने जो बनाई थी फिल्म वो रिलीज़ नहीं हो पाई थी। वो अल्टीमेटली उन दिनों DVD का ज़माना था, तो DVD पे रिलीज़ हो गई थी फिल्म। अच्छा। फिर दूरदर्शन पे उन्होंने रिलीज़ कर दी। अच्छा। पर हाँ, थिएटर रिलीज़ नहीं हो पाई थी कभी। वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि मैं भी एक भगत सिंह था उनमें से। जब 4 भगत सिंह, बहुत सारा मीडिया में भी जब चला था, बहुत सारे भगत सिंह हैं, बहुत सारे, तो बहुत छपता था तब उन दिनों। लेकिन हाँ, मैं भी एक भगत सिंह था जो उस टाइम पे जिसकी थोड़ा फिल्म रिलीज ऐसा बुरा लगा होगा उस जी हाँ, बहुत बुरा तो किसी भी कलाकार को लगेगा। फिल्म आप बड़ी मेहनत करते हैं, फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती। जहाँ आप फिल्म जब करते हैं, आप उससे जुड़ते हैं, फिल्म किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आती है। उम्मीदों का टूटना जो होता है वो दुखदाई होता है बहुत। तो हाँ, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो वो पर ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर, दैट्स ऑल राइट। टीवी जर्नी बताइए, काफ़ी अच्छे अच्छे शोज आपने किए हाँ, हैं। टीवी तो मैं आया और टीवी शुरू कर दिया था, नया नया टीवी चला ही था अभी तो। और टीवी की वजह से ही बहुत शुक्रगुजार हूँ टीवी का, हम सर्वाइव कर पाए। हम दूसरे शहरों से आए हुए, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके। तो शुरू में तो रंगमंच से जुड़े रहे, तो वो उसके बाद आए, स्ट्रगल करते रहे। फिल्में कुछ यहाँ पे भी रंगमंच ही करते थे शुरू में, फिल्में स्ट्रगल करते थे, फिल्में कुछ मिल नहीं रही थी। एक आध तो फिल्में की भी। एक और फिल्म थी वो पुलिस फोर्स के नाम से रिलीज़ हुई थी, अक्षय कुमार उसमें थे, रवीना टंडन थी, दिलीप शुक्ला साहब ने डायरेक्ट की थी, मैं अक्षय कुमार साहब का फ्रेंड बना था उसमें। वो फिल्म बहुत जल्दी मिल गई थी आते ही, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो बनती रही, 6-7 साल तक बनती रही, और रिलीज़ शायद 7-8 साल बाद हुई थी, तो अटक गई थी फिल्म। तो फिर टीवी बीच में आ गया। टीवी हमने शुरू करना ही पड़ता, क्योंकि सर्वाइव कैसे करेंगे आप। तो वो टीवी से कुछ पैसा मिलना शुरू हो गया, पर डे की दिहाड़ी की कमाई हो जाती थी, जाते थे है ना, 1000 रुपये, 750 रुपये ऐसा कुछ करके मिल जाता था। और उन दिनों बड़ा कन्वेंस भी मिलता होता था, 50 रुपये या 100 रुपये, तो उससे का उसका लालच वो शाम को मिल जाता था, तो बड़ा लालच रहता था। तो टीवी से जुड़ गए, टीवी मिलना शुरू हो गए, तब वीकली होते थे ज़्यादातर, तो मज़ा आता था करने का। 2-2, 3-3, 4-4 सीरियल अलग अलग कर लेते थे। फिर 2000 के बाद से डेली सोप्स का दौर शुरू हो गया। फिर जैसे क्या बताया आपको, भगत सिंह आया तो फिर थोड़ा सा रुका, फिल्मों के लिए कुछ फिल्में साइन की हुई थी, क्योंकि भगत सिंह फिर रिलीज़ नहीं हो पाई। यू नो हाउ दिस फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। फिर वो भी नहीं बनी जो साइन की हुई थी, फिर वापस टीवी। तो बड़ा टीवी ने बड़ा संभाला। हम तो मतलब टीवी नहीं होता तो हम यहाँ आज बैठे भी नहीं होते। तो घर चला, उसी से परिवार चला, और यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं, तो टेलीविज़न ने बहुत संभाला। तो बेस्ट शो कौन सा था आपके लिए टीवी का? शो यार बहुत सारे थे। कर्म अपना अपना बहुत लंबे टाइम तक स्टार के आता था, बालाजी का था वो। बट मेरा बड़ा पसंदीदा है ऑफ लेट, जो लास्ट शो मैंने किया था वो स्टार भारत पे आता था, नौ उम्र की सीमा हो। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। बेटी जो है वो बाप की उम्र के आदमी से प्यार करने लगती है, और बाप उसके खिलाफ है, जाहिर सी बात है। मैं था उसमें, इकबाल खान बड़े
विख्यात कलाकार हैं, टीवी के बहुत अच्छा काम करते हैं, वो थे। और मेरी जो बेटी बनी थी वो रचना, तो आई वॉज प्लेइंग द फादर, इकबाल वॉज प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल। बहुत अच्छा शो था। यूजली इस तरह की फिल्में भी बन चुकी हैं, दे दे प्यार दे, और वो सब जो है वो कॉमेडी में लिया जाता है, बट ये बड़ा संजीदा सब्जेक्ट था। मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि कोई भी पिता ये नहीं बोल सकता कि मेरी उम्र के आदमी से बेटी प्यार कर रही तो मैं बड़ा खुश हूँ। जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। मजबूरी में बोलेगा कि चलो बच्ची खुश रहे, लेकिन मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ तो ये तो कोई नहीं बोलेगा। तो उस किरदार को बनाने में या उसकी वो पीड़ा को जीने में बहुत मज़ा आया था। वो लास्ट शो वो किया था मैंने, वो 2 साल हो गए शायद उसको ऑफ ईयर गए अभी। तो उसके बाद ये फिल्म कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया था। मैं टीवी तो बहुत करते रहे, उसके पहले एक शो आता था सब शुभ लाभ करके था, गुप्ता ब्रदर्स था एक शो, उससे पहले कर्म अपना शोज़ टीवी करते रहे, मोर देन 50 शोज़, ज़्यादा ही बल्कि होंगे, टीवी से जुड़े रहे। तो फिल्म टू टीवी, फिल्म टू टीवी। हाँ, कई बार मतलब चांटा खाते थे फिल्म से, फिर वापस टीवी थे हाँ, तो वो रोलर कोस्टर लाइफ जो है वो जीवन यही है, मज़ा आता है उसमें भी और चलता रहा। तो अभी उम्मीद है कुछ फिर फिल्में हैं, कुछ करने वाले हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचती है बात। वेब शो के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे बड़ा नेक ख्याल है हमारे, मतलब करना चाहेंगे। 2 मैंने वेब शो किए भी हैं इनफैक्ट। एक था अमेज़ॉन प्राइम के लिए, उसका नाम है क्रैश कोर्स, विजय मौर्य साहब ने डायरेक्ट किया, बड़े बेहतरीन डायरेक्टर हैं वो भी, पुराने मित्र भी हैं मेरे। अनु कपूर साहब थे उसमें, अनु भाई उसमें थे। वो कोटा के जो स्कूल्स हैं, कोचिंग स्कूल जो सेंटर हैं, उनके ऊपर बेस्ड थी। वो एक किया था अमेज़ॉन प्राइम पर। और एक ऑफ लेट मैंने किया था डॉक्टर अरोरा करके, सोनी लिव पे आया, वो इम्तियाज़ अली साहब ने बनाया था, और कुमुद मिश्रा उसमें डॉक्टर अरोरा का रोल कर रहा था। वो किए थे, बट मैं करना चाहूँगा। मैं जाहिर सी बात है, अच्छे किरदार करना, कलाकार हैं तो माध्यम कोई भी हो, चाहे वो स्टेज हो, वेब शो हो, फिल्में हो, कुछ भी अच्छा काम आएगा करना ही चाहता है। अच्छे काम की ही तलाश है, तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? लाइक एक बड़े दिनों बाद सैयारा आई जो हिट हुई, जो भी क्रिटिसाइज भी हुई, बिकॉज उसके जो प्रमोशंस थे, जो ड्रिप लगा के जाना, तो लोग ये भी बोले कि फेक प्रमोशन है, उस तरह से। उसके बाद जब धुरंधर आई तो धुरंधर ने मतलब बॉक्स ऑफिस को एकदम ग्रीन कर दिया, चाहे नंबर 1 हो नंबर 2, दोनों ने। जहाँ फिल्में, जहाँ लोग बोल रहे हैं ना कि भाई रील का ज़माना है, 3 सेकंड लोग नहीं देख पा रहे हैं, तुम फिल्में क्या बड़ी बड़ी बना रहे हो, वहीं 4 घंटे की धुरंधर 3 घंटे की फिल्म नहीं थी, 4 घंटे की, और कमर्शियल को लेकर 5 घंटे की, है ना। हाउ डू सी द ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, किधर जा रहा है? देखिए, सिनेमा जो है ना, मुझे लगता है सिनेमा मैजिक है, एक जादू है। वो इतनी बड़ी स्क्रीन, अंधेरे में बैठ के विद साउंड, है ना, स्टीरियोफोनिक साउंड और डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ वो सिनेमा देखना, वो जादू है। तो सिनेमा कभी भी कहीं नहीं जाएगा। सिनेमा में दौर हो सकता है अच्छा, या कोरोना के बाद लोगों ने जाना कम कर दिया हिंदी फिल्मों का, हर तरह के दौर आए हैं। जो जब ट्रांजिशन हो रहा होता है तो वो बीच का थोड़ा सा लल आता है। राजेश खन्ना के साहब के काका के टाइम पे फिल्में एकदम रोमांस की और म्यूजिकल फिल्में बन रही थी, है ना। तो उसके बाद बीच का दौर थोड़ा सा लल हुआ, जब वो थोड़ा सा डाउनफॉल के थे। अमिताभ बच्चन साहब का आया एंग्री यंग मैन, गुस्सा, गरीब आदमी अमीर को मारेगा, क्योंकि देश के हालात वो चल रहे थे। तो सलीम जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसको पिरोया भी, उन किरदारों को, है ना। तो वो गुस्सा, वो सोसाइटी के अंदर, सोशल हमारी स्ट्रक्चर के अंदर वो गुस्सा था, वो बच्चन साहब आए तो वो, लेकिन वो ट्रांजिशन हो गया, वो रोमांस एकदम खत्म हो गया और गुस्से वाला एक हीरो आया, ये मारता है भाई, ये जुल्म सहेगा नहीं, है ना। तो वो पब्लिक आइडेंटिफाई करती है। फिर जो है वो 80s जाते जाते वो ख़त्म हुआ। 90s के अंदर म्यूज़िकल अलग, नदीम श्रवण टाइप का अगेन म्यूज़िकल फिल्में आनी शुरू हुई, संगीत बेस्ड, म्यूज़िकल बेस्ड फिल्में आनी शुरू हुई, लोगों को उसमें आनंद आने लग गया। फिर लल आया, फिर फिल्में नहीं चली। तो ये पीरियड, हर दौर के अंदर ना एक लल पीरियड आता है, वो जो हमारे कोरोना के बाद हिंदी सिनेमा में भी आया। अब आप अचानक देखिए, सैयारा हुई या धुरंधर हुई, कोई मजाक है 2000 करोड़ 3000 करोड़ किसी एक ब्रांड का एक फिल्म का कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको सोचेंगे 2-3 हज़ार करोड़, ये पूरे देश ने देख ली फिल्म, एक देश विदेश और कई बार देख रहे हैं, रिपीट देख रहे हैं। हाँ, और 4 घंटे की फिल्म। हाँ। जहाँ बोलते हो कि रील का दौर है कि 3 मिनट के ऊपर नहीं, 1.5 मिनट के ऊपर लोग देखते हैं, 4 घंटे बहुत बड़ी फिल्म है भाई, काट दे एडिट कर दे भाई, 2 घंटे हो, अरे 2.25 घंटे की नहीं चली, 4 घंटे बिठा दिया ना,
तो सिनेमा की कोई रिप्लेसमेंट। ऊपर से लोग राकेश बेदी और गौरव गिरा के कैरेक्टर को मिस कर रहे थे, थोड़ा और चाहिए था, थोड़ा और गौरव चाहिए। गिरा तो और चाहिए बिल्कुल था देखिए ना, सेकंड पार्ट में। ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है डायरेक्टर की, है ना। वो इस तरह से, या स्क्रीन प्ले की, उसकी इतनी पटकथा की वो ऐसी खूबसूरती है कि आपको बांधे रखा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप फिल्म देख रहे हैं। आप उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं, खो जाते हैं। अरे यार मैं तो यहीं हूँ, जैसे मैं खिड़की से झांक के देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, सच हो रहा है। ये मैजिक है, ये दिस इज़ व्हाट सिनेमा है। और ये मैजिक की वजह से तो हम लोग सब यहाँ पे हैं, कि वो जादू है उसकी, वो जो आप जो उसका आनंद है ना, किसी भी क्रिएटिव आदमी से पूछेंगे तो वो यही है, सिनेमा का आनंद उससे बड़ा आपके फेस पे दिख रहा है अरे जितनी बिल्कुल, खुशी के साथ आप इस बात को बता सिनेमा रहे तो बड़ा, मतलब आप लाइफ के अंदर सब कुछ आप छोड़ के, जिंदगी की सारी सहूलतें छोड़ के स्ट्रगल करते हैं पूरा जीवन, सिर्फ क्यों? क्योंकि आपका पैशन है, वो आनंद दे रहा है, उसके साथ आई हुई पीड़ा आपको एहसास ही नहीं होता कभी, उतना ही आप करना चाहते हैं। तो वो आनंद है सिनेमा का बहुत। तो हमने उस टाइम के देश की हालात की आपने चर्चा करी, अब उससे मुझे याद आ गया कि इस टाइम भी देश की हालात कुछ ऐसी है कि लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई गाड़ियाँ कम निकालो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सोना कम खरीदो, बहुत कुछ चल रहा है। आप किस तरह देखते हैं, इंडस्ट्री किस तरह से सर्वाइव करेगी, आम जनता पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो मुझे लगता है पूरे विश्व में इस वक्त पूरे विश्व चल में रहा है। आप देखिए, जंग चल रही हैं, जंगें चल रही हैं हर तरफ। तो जो आर्थिक व्यवस्था पूरे दुनिया की है, तो हम कैसे बच सकते हैं? हम भी इसी धरती का ही एक हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है जो भी सरकार होती है, जो करना चाहती है वो देश के हित में ही करना चाहती है। हालांकि मैं इसका कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूँ पॉलिटिकल, पर मुझे लगता है अगर सोना कम खरीदना है तो भाई कम खरीद लो, या फिर बहुत ज़्यादा खरीदते थे कि हम पहले, भाई सोना वैसे ही महंगा है तो हम तो नहीं खरीदते थे। मुश्किल होता है। और ये तो अच्छी बात है। ये तो मुझे हमेशा लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ये अभी तेल बचाने की बात नहीं कह रहा हूँ, ट्रैफिक बचाने की बात है। अगर हम अभी एक आदमी जो है इतनी बड़ी गाड़ी लेके अकेला जा रहा है सड़क पे, है ना, और ऐसी 50 गाड़ियाँ जा रही हैं, और आप वो देखें तो ट्रैफिक कितना बढ़ जाता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, गाड़ी के अंदर 50 लोग बैठ के जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या ट्रेनों में जा रहे हैं, हाँ उसके लिए आप बसों की व्यवस्था अच्छी करें, सरकार को ये करना चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएं, है ना। तो पर वो बात मुझे बुरी नहीं लगती कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो खाली तेल बचाने की बात नहीं, मुझे लगता है ट्रैफिक का भी काफ़ी पोल्यूशन भी तो बहुत कम पोल्यूशन हो रहा है। ट्रैफिक आप देखिए, जिस हाल में हम जीते हैं बड़े शहरों में, सभी बड़े शहरों का मुझे लगता है यही हाल है। तो मुझे लगता है ऐसा अगर लोग करना शुरू करें, हालांकि मुश्किल है, हम खुद गाड़ी में जाते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। मुझे लगता है ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि हम करें, तो इससे ट्रैफिक की समस्या तो थोड़ी कम हो सकती है, और तेल बचेगा तो वो अच्छी बात ही है। पैसे भी बचेंगे, या पैसे बचेंगे, तेल बचेगा, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका और कब मिल सकता है आपको। दीपक जी, एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सा हटके है, बिकॉज हम ऑफकोर्स हमारा खाना पीना सब बेसिक नीड होता है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट यू लाइक, आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं आप? मैं पंजाबी हूँ, हालांकि मेरा दीपक दत्ता, तो बहुत लोग मुझे बंगाली दत्ता भी समझते हैं। मुझे बंगाली फिल्मों के भी बहुत ऑफर आते थे, पर दत्ता पंजाबी में भी होते हैं। अच्छा। हाँ, दिव्या दत्ता हैं, अदाकारा बड़ी अच्छी हैं, जेपी दत्ता साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर, संजय दत्त, सुनील दत्त, सब दत्ता पंजाबी में भी होते। तो मैं पंजाबी दत्ता, तो हम पंजाबी हैं। तो राजमा चावल हमारे यहाँ बड़े फेमस एक डिश रहती है, तो हम मेरे फेवरेट कड़ी चावल, राजमा चावल। I am a non-vegetarian otherwise, but not much of a non-vegetarian. I'm more of a vegetarian. My wife is a vegetarian, तो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग घर में जो है वेजिटेरियन खाना ही बनता है। पर शी इज़ अ गुड कुक, तो खाना अच्छा लगता है मुझे। सब्जियां और ये सब अच्छी लगती हैं, हर तरह की सब्ज़ी खाना मैं हर तरह का खा लेता हूँ। पर अगर फेवरेट कहा जाए तो राजमा चावल, कड़ी चावल, इस तरह की चीज़ें अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा प्लेस मुंबई में एकदम गो टू काइंड ऑफ कि अच्छा आज मूड किया खाने का तो दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, आई गो? यार बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब मैं बहुत, आई एम नॉट मच ऑफ अ फूडी। ओके। मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जीता नहीं हूँ। तो मेरे बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं है, आई डोंट हैव टेस्ट बट मच ऑफ टेस्ट बट हाँ बहुत सारे जगहें हैं। पहले हम जैसे वो एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट हो गए वो तो बाद में, अर्बन तड़का एक सेवन बंगलोज में होता था, जब से वो खुला है पहले दिन से हम तब से जाते थे उनके यहाँ।
अभी काफ़ी टाइम से गए नहीं, अब शायद ओनर भी शायद चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा उनका खाना चेंज हो गया पहले से, बट वो एक पूरा टिपिकल नॉर्थ इंडियन खाना मिलता था वहाँ पे। फिर चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चाइनीज़ खा लेते हैं। मेरे दोस्त हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है डेलिकेसी ऑफ चाइना यहीं ओशिवारा में, उनसे कभी मंगवा लेते हैं, चले जाते हैं। तो हाँ, मतलब आई एम नॉट मच ऑफ अ फूडी, बट या थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, तो अच्छा खाने का शौकीन है। नवदीप की थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ लर्निंग जो वीसीआर वगैरह की जो हमने बातें करी ना, मज़ा आ गया। मतलब वो दिन याद आ गए, बहुत छोटी थी मैं, बट स्टिल आई रिमेंबर दैट। अरे वो कमाल कमाल के दिन थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।